बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर था हमारा कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्पेशली हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स किए थे और ग्रुप नंबर 5 का इंट्रोडक्शन और उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेक की थी। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन करेंगे और फास्फोरस का जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ साथ हमारा फुल सिलेबस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑक्सी एसिड्स नंबर 1 का नाम है नाइट्रस एसिड और इसका फार्मूला लिखा हुआ है HNO2, और नंबर 2 हमारे पास है नाइट्रिक एसिड और इसका फार्मूला होता है HNO3। इसके साथ साथ आप लोगों ने इनके स्ट्रक्चर्स नोट कर लेने हैं। जो HNO2 है इसका ये स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें जो नाइट्रोजन है उसने एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया होगा और एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया होगा और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड होगा विद हाइड्रोजन। ठीक, तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड HNO2। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन के लोन पेयर, दो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है और दो लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पास है। तो ये फार्मूला आपने स्ट्रक्चर इसका नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है वो HNO3 है। उसमें एक नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड इससे किया हुआ है, एक नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और एक नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है वो OH है। यानी एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यानी नाइट्रोजन के ये 3 बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर यूज़ किया बॉन्डिंग के साथ। इस तरीके से भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। ये भी स्ट्रक्चर है, ये अपने पास आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। और जो दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो ये भी बन सकता है कि एक नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन के साथ, देन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और ये बॉन्ड इसका होगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, ये उसका दूसरी रेजोनेटिंग फॉर्म है, और एक OH की फॉर्म में होगा। तो दिस इज़ आल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड या HNO3। तो हम इनकी प्रिपरेशंस देखेंगे और इनके केमिकल रिएक्शंस चेक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रस एसिड प्रिपरेशन देखें। फर्स्ट तरीकाकार ये है, आपने इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है वाटर के साथ, तो आपको नाइट्रस एसिड मिल जाएगा। और प्रिपरेशन का दूसरा तरीका है, आपने लेना है बेरियम नाइट्राइट। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था अगर NO3 ग्रुप हो तो नाइट्रेट और NO2 ग्रुप हो तो नाइट्राइट। तो बेरियम नाइट्राइट लेना है, उसका रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो फर्स्ट मिल जाएगा फोर्थ के साथ और थर्ड मिलेगा सेकंड के साथ। डबल डिस्प्लेसमेंट है, बेरियम का बन जाएगा सल्फेट और H2 और HNO2 यानी 2 मोल बन जाएंगे नाइट्रस एसिड के। तो दीज आर दी 2 प्रिपरेशंस ऑफ नाइट्रस एसिड। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें। आप लोगों ने याद रखना है कि ज़्यादातर ये अपने साल्ट्स की फॉर्म में होता है और कुछ हद तक ये स्टेबल होता है। मोस्टली अगर इसको वाटर या ऑक्सीजन मिलती है तो ये नाइट्रस एसिड कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रिक एसिड में। और केमिकल रिएक्शंस देखें। फर्स्ट रिएक्शन है इसकी डीकम्पोजिशन। आप इसकी हेडिंग दे सकते हैं डीकम्पोजिशन। तो ये आम रूम टेम्परेचर पे ही डीकम्पोज होके, मैंने आगे भी बताया, नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और साथ वाटर बनाता है। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिलेटेड हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेंशन की थी। तो आपका असाइनमेंट, आपके होमवर्क ये होगा कि आज हम जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वाले टॉपिक करेंगे, आप मुझे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो चेंज हुई हैं जस्ट, वो आप लोगों ने लिख के होमवर्क की सूरत में सेंड करनी है। ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। तो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में। अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, और अगर ये स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको कन्वर्ट करेगा स्टेनिक क्लोराइड में। और इसके नतीजे में क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इनकी इंक्रीज हो जाएंगी, मतलब पॉजिटिव चार्ज इनमें बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, एक रिएक्शन की मैं लिख देता हूँ, बाकी की आप लोगों ने खुद चेक करनी है। चेक करें जी, हाइड्रोजन आयोडाइड को इसने कन्वर्ट किया आयोडीन में। तो चेक करें नाइट्रिक जो नाइट्रस एसिड है उसकी अपनी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। ये बनती है ऑक्सीजन की -2 और -4, इसकी बनेगी +3। और यहाँ वाटर को छोड़ें, NO में देखें ये कन्वर्ट होगी +2। इसका मतलब है इसकी अपनी रिडक्शन हुई है। और मैंने आपको बताया जिस सब्सटेंस की अपनी रिडक्शन हो बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
और आयोडीन देखें यहाँ -1 है और यहाँ 0 है, तो -1 से 0 में गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन जो है इंक्रीज हो गई है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। इसी तरीके से बाकी आप लोगों ने खुद मेंशन करनी है। इसी तरह SO2 के साथ रिएक्शन देख लें, इसको इसने कन्वर्ट कर दिया H2SO4 में और SnCl2 को चेंज किया SnCl4 में। तो इसमें आपने क्या करना है, टिन की दोनों तरफ से ऑक्सीडेशन बतानी है और नाइट्रोजन की दोनों तरफ से ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो आप नोट करेंगे कि ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट, बतौर रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करता है, KMnO4, इसका पिंक कलर होता है। जब नाइट्रस एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है तो इसको डीकलराइज कर देता है, बिल्कुल अल्कीन्स की तरह। और इसी तरीके से जिस तरह अल्कीन ब्रोमीन वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, ये भी चेंज कर देता है। और इसमें क्या होगा, इट रेडिली ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक एसिड। ठीक, यानी नाइट्रस एसिड जो है खुद नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा, इसकी अपनी ऑक्सीडेशन होगी और बतौर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और मैंगानीज की जो चेंज हुई है +7 से +2 में गई है और नाइट्रोजन की चेंज करके +3 to +5 में गई है। ये भी आप लोगों ने यहाँ मेंशन करनी है और इसके रिएक्शंस को एक दफ़ा देख लें। इसके बाद ज़ाहिर है ये एसिड है तो बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट बनाएगा और साथ वाटर बनाएगा। ठीक हो गया, यानी एसिड बेस का जब भी रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। आपने रिएक्शन की जो हेडिंग्स हैं वो आपने देनी है। इसके बाद आल्सो रिएक्ट्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग NH2, यानी अमाइनो ग्रुप्स के साथ ये रिएक्शन करता है और उनको फ्री नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। जैसे कि अगर ये यूरिया के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको फ्री नाइट्रोजन में बदलेगा, अमाइनो बेंजीन के साथ अगर ये रिएक्शन करता है तो उसको भी फ्री नाइट्रोजन में चेंज कर देता है। तो दीज आर दी फ्यू केमिकल रिएक्शंस ऑफ नाइट्रस एसिड। नेक्स्ट, इनके स्ट्रक्चर्स जो ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड, जिसको एक्वा फोर्टिस भी बोलते हैं। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 और दो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पहले ड्रॉ करके दिए थे, वो आपने नोट डाउन करने हैं। प्रिपरेशन देखें, इसको दो तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। ठीक, इन दोनों को हम हीट अप करते हैं और रिजल्ट में क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड और साथ पोटाशियम बाईसल्फेट कह सकते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। और अगर हमने इसको दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यू कैन से कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वो है बिर्कलैंड आइड्स प्रोसेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि नाइट्रिक एसिड को बिर्कलैंड आइड प्रोसेस से कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, विद डायाग्राम बताएं। तो इसको डायाग्राम से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जी, स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है या बहुत हाई टेम्परेचर पे ये करंट देना है। और वो टेम्परेचर कितना होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस। ये स्टेप 1 होगा, नतीजे में बनेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक, अगर टेम्परेचर इतना ही रहेगा तो ये डीकम्पोज हो जाएगा। इसको डीकम्पोजिंग से बचाने के लिए फ़ौरन कूलिंग कर देनी है, यानी 3000 से टेम्परेचर फॉल करवाना है 1000 तक, यानी इसकी कूलिंग हो जानी है। ठीक हो गया, यानी ये इसका कूलर जोन हो जाएगा, ये स्टेप 2। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, अगेन टेम्परेचर को रिड्यूस करना है 600 तक और इसका रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन के साथ। नतीजे में बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड स्टेप 3 से गुजर के पहुंचेगी एब्जॉर्प्शन टावर में, जहां इसका रिएक्शन करवाना है विद वाटर। तो दो सब्सटेंसेस बनेंगे, एक हमारा मतलूबा प्रोडक्ट नाइट्रिक एसिड बनेगा और साथ नाइट्रस एसिड भी बनेगा, जो फर्दर खुद ब खुद डीकम्पोज होकर इसी टेम्परेचर पे नाइट्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देना है 3000 डिग्री सेल्सियस पे, तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। स्टेप 2 फ़ौरन इसको कूल करना है 1000 तक, क्यों करना है, ताकि डीकम्पोज ना हो। स्टेप 3 टेम्परेचर एडजस्ट करना है 600 डिग्री सेल्सियस, अगेन इसको ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीडेशन होगी, NO2 में चेंज होगा। स्टेप 4 इसमें 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है, वाटर ऐड कर देना है, नाइट्रिक एसिड बनेगा और नाइट्रस एसिड बनेगा और बाद में नाइट्रस एसिड अगेन डीकम्पोज होकर मैक्सिमम यील्ड दे देगा नाइट्रिक एसिड की। तो अब रिएक्शन चेक करें जी, बिर्कलैंड आइड्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड इन इलेक्ट्रिक आर्क 3000, तो ये स्टेप 1। NO2 इज फॉर्म क्विकली कूल एट 1000 विच डज नॉट इट कंपोज, पॉइंट नंबर 2। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में 600 पे इसको दोबारा ऑक्सीजन देनी है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगी, पॉइंट 3। और देन आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एडजस्ट करना है और इसमें वाटर ऐड करना है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिस एसिड बनेगा। और स्टेप नंबर 4 में जो नाइट्रिस एसिड है खुद ब खुद ऑक्सीडाइज उसी टेम्परेचर पे होके नाइट्रिक एसिड में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर, तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर है वो गेन रीयूज हो जाएंगे। इस तरीके से हमें मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड बिर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस।
इसकी प्रॉपर्टीज चेक करें। प्रॉपर्टी नंबर 1, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कलरलेस वोलाटाइल, वोलाटाइल मीन मेल्टिंग बॉइलिंग लो होते हैं, विद फ्यूम्स स्ट्रॉन्गली एयर, यानी अगर एयर में पड़ा रहे तो इसके फ्यूम्स वेपर्स एयर में चले जाते हैं। पंजेंट स्मेल यानी बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग और चुभन वाली स्मेल होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू चेक कर लें, बॉइलिंग पॉइंट देख लें, और ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 पे और ये अमूमन आम टेम्परेचर पे, यू कैन से रूम टेम्परेचर पे होती है। रिएक्शंस, फर्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड में और आम टेम्परेचर पर ही ये डीकम्पोज हो सकता है। ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर में चेंज होगा। पॉइंट नंबर 2, ज़ाहिर है ये एसिड है तो बतौर एसिडिक ये क्या क्या कौन कौन से रिएक्शंस करेगा। पहला रिएक्शन है विद बेसिस, तो आपको पता है एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करते हैं तो वो साल्ट और वाटर बनाते हैं। कार्बोनेट्स के साथ आपको पता है एसिड्स के रिएक्शन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनती है। मेटल्स के साथ रिएक्शन हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो हम फिलहाल एसिडिक बिहेवियर चेक करेंगे, तो याद रखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा और ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट ये हो जाता है। तो इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्सिबिट ऑल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन ऑल रिएक्शन वेयर इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आर नॉट नाउन। सिर्फ ये नहीं है, और इसकी वजह हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ऑक्साइड कोटिंग बना देता है मेटल पे। इट रिएक्ट विद नॉर्मल वे विद बेसिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स गिविंग सॉल्ट। तो पहले नंबर पे देख लें बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो ये न्यूट्रलाइजेशन, बेसिस के साथ रिएक्शन साल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और कार्बोनेट्स के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, यानी ये बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके बाद इसका रिएक्शन होगा विद नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स के साथ जब भी ये रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट बनाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो नॉन मेटल्स होंगी उनके रिस्पेक्टिव एसिड बना देगा। अगेन बोल रहा हूँ, जब भी ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो अपना इसका ऑक्साइड बनेगा, और मेटल के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो अमूमन एसिडिक इन नेचर होंगे। तो कार्बन को बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये याद रखना है ताकि रिएक्शन कर सके, क्योंकि ये दो प्रोडक्ट सेम है, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब में सेम है। तो फिर चेंज कौन कौन हुआ है ये याद रखना है। सल्फर को बदलेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, एक्चुअली ये उसको भी सल्फर डाइऑक्साइड में, फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड में, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में बदलता है। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में, और आयोडीन को हाइड्रोजन ये HiO3 जिसमें +5 था तो क्लोरेट में, ठीक है, यानी ये बन जाएगा, आपने ऑक्सी एसिड्स में पढ़ा था, उसका नाम था, पहला था हाइपोक्लोरस क्लोरस क्लोरिक एसिड, तो ये आयोडिक एसिड बन जाएगा। तो आयोडिक एसिड में ये चेंज हो जाता है। इसके बाद रिएक्शन विद मेटलाइड्स देखें, यानी अगर ये सेमी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो दो प्रोडक्ट्स तो सेम ही बनाता है और साथ उनको स्पेसिफिक कोरस्पॉन्डिंग एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो चेक करें, मेटलाइड लाइक आर्सेनिक एंड एंटीमनी ऑक्सीडाइज्ड टू देयर रिस्पेक्टिव एसिड वेयर इट रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाइट्रिक एसिड की डिफरेंट मेटल से डिफरेंट कंसनट्रेशन में रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि मोस्टली मेटल अपने ऊपर ऑक्साइड कोटिंग कर लेते हैं तो इसको पेनिट्रेट नहीं होने देते, लेकिन कुछ मेटल्स के साथ ये रिएक्ट करके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाता है। तो पहले नंबर पे आपने याद रखना है गोल्ड, प्लाटीनियम, इरिडियम, टाइटेनियम, ये इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करते। पॉइंट नंबर 2 आपने याद रखना है आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और रेंडर्ड पैसिव, यानी ये आपने ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग कर लेते हैं। ऊपर वाले ना ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं ना इसके साथ रिएक्शन करते हैं, नीचे वाले ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं जो फर्दर रिएक्शन को रोक लेता है। नेक्स्ट, टंगस्टन एंड यूरेनियम चेंज इनटू ऑक्साइड, वो अपने अपने ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद बारी आएगी मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, मैंगानीज की। अगर इन मेटल के साथ ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, तो आपने हाइड्रोजन निकाल देनी और रिमेनिंग नाइट्रेट यानी साल्ट्स बना देते हैं। इसके बाद बारी आएगी कॉपर की, लेड की, ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, वाटर और कोरेस्पॉन्डिंग साल्ट्स बना देते हैं। इट मीन मैग्नीशियम कैल्शियम हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं और ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। इसके बाद मरकरी की अगर बात करें तो मर्क्यूरस नाइट्रेट साल्ट देता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है यानी NO डाइल्यूट नाइट्रिक, यानी ये इसके साथ यानी जब डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो ये रिएक्शन करेगा। और अगर मरकरी के साथ कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा तो बाकी दो चीज़ें सेम मिलेगी, सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है, ये मर्क्यूरस ऑक्साइड है, ये ये मर्क्यूरस नाइट्रेट है, ये मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड है और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये दो चेंजेस आएंगी विद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। सिल्वर के साथ भी अगर ये रिएक्शन करेगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। यानी आप देख रहे हैं ये रिएक्शन थोड़े लेंथी हैं, लेकिन बाय नेम अगर याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। इसके बाद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड गिव अमोनियम नाइट्रेट,
व्हेन इट रिएक्ट विद टिन, यानी टिन के साथ अगर रिएक्शन होगा तो अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा और टिन नाइट्रेट का सोल्यूशन बनेगा। ठीक हो गया, ये इसके साथ रिएक्शंस हो गए। जिंक के साथ, जिंक गिव डिफरेंट प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, तो ये आपने याद रखना है। वेरी डाइल्यूट होगा तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, मॉडरेटली डाइल्यूट होगा तो नाइट्रिक एसिड बनेगा, और अगर कंसनट्रेटेड होगा तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। यानी ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेरी डाइल्यूट अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी कंसनट्रेटेड के साथ। तो ये एक शार्ट सवाल आ सकता है कि जिंक के साथ डिफरेंट कंसनट्रेशन में नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन लिखें। रिड्यूसिंग एजेंट्स में देखें तो फेरस सल्फेट को कन्वर्ट करेगा फेरिक सल्फेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड को रिड्यूस करेगा सल्फर में, हाइड्रोजन आयोडाइड को रिड्यूस करेगा आयोडीन में। तो यहाँ भी आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करके प्रूव करना है कि वाकई ही ये बतौर रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हुआ है। इसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दफ़ा ये भी आपका पेपर में आया, दैट इज़ एक्वा रिजिया। व्हाट इज़ एक्वा रिजिया? जो नाइट्रिक एसिड है या कोई भी जो एसिड होता है वो गोल्ड को, प्लाटीनियम को अपने अंदर डिजॉल्व नहीं कर सकते। यानी अगर एक एसिड इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये गोल्ड वगैरह को डिजॉल्व नहीं करते। इसीलिए जो सोने के जेवरात हैं उनकी अगर हमने सफाई करवानी होती है तो उनको वो एसिड में डिप करते हैं, और गोल्ड में, प्लाटीनियम में ये खूबी होती है कि वो एसिड में बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होते। लेकिन जबर बिन हयान ने एक्वा रिजिया को फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया था, ये दो एसिड्स का सोल्यूशन था, और ये वाहिद सोल्यूशन है जो मेटल्स को यानी गोल्ड को और प्लाटीनियम को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। प्रिपरेशन कैसे है? 1 मोल या 1 वॉल्यूम लेना है आपने नाइट्रिक एसिड, 3 वॉल्यूम लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, नाइट्रोसाइल क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर। फर्स्ट स्टेप, ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ये डिकम्पोज होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में और क्लोरीन में। दिस इज कॉल्ड नेसेंट क्लोरीन या अवेलेबल क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन होती है, जो यहाँ से लिबरेट होती है, वो दरअसल गोल्ड से और प्लाटीनियम से रिएक्शन करके उनके साल्ट्स बनाती है, और ये साल्ट डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो गया, यानी यू कैन से अगर प्लाटीनियम या गोल्ड है उसको नाइट्रिक एसिड में डाल दें, बेशक वो कंसनट्रेटेड है तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। आप उनको प्लाटीनियम को इनमें ऐड कर दें, कोई रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में नहीं डिजॉल्व होगी। लेकिन अगर इन दोनों एसिड्स का सोल्यूशन बनेगा तो दिस सोल्यूशन इज नोन एज एक्वा रिजिया, तो ये उसको डिजॉल्व कर लेगा ड्यू टू क्लोरीन। ठीक हो गया। नंबर 6 देखें, इसका रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ है, बेंजीन के साथ है तो नाइट्रोबेंजीन बनेगी, मीथेन के साथ है तो नाइट्रो मीथेन बनेगा। ये हम ऑर्गेनिक पोर्शन में करके भी आए हैं। इसके बाद नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद ग्लाइसरीन, टॉलुइन, फिनोल टू प्रिपेयर मटेरियल यूज एज एक्सप्लोजिव लाइक नाइट्रो, ये पहला है नाइट्रोग्लाइसरीन, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, पिक्रिक एसिड, ये सारे हम ऑर्गेनिक में पढ़ के आए हैं। और ट्राई नाइट्रोग्लाइसरीन इज आल्सो नोन एज नोबेल ऑयल, तो ये इसका रिएक्शन है। ये देखें ग्लिसरॉल है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन, तो तमाम हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड को आप यहाँ लिख सकते हैं HONO2, HO, एक मिनट, नाइट्रिक एसिड को आप लिख सकते हैं HONO2। अब नोट करें, यहाँ से H, यहाँ से OH, दूसरा H दूसरा मोल का, तीसरा H तीसरे का, ये और O के साथ NO2, तो दिस इज कॉल्ड ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तो ट्राई नाइट्रोटॉलुइन कैसे प्रिपेयर होती है और पिक्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर होता है, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने किया था। यहाँ चले, उसने दे भी दिया, रिएक्शन देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नाइट्रिक एसिड के यूजेस, तो लेबॉर्ट्री में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में यूज़ होता है, ये भी जो कंपाउंड पड़े इनकी तैयारी में यूज़ होता है, और इसके अलावा ऑर्गेनिक डाइज और वार्निशेज में यूज़ होता है। ठीक हो गया। लास्ट टॉपिक है हमारा फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स। तो ये फास्फोरस की और इसके नेम और फार्मूलाज आपने चेक करने हैं। इसके अलावा ये सोर्सेज हैं कि फास्फोरस कहाँ मौजूद होता है, इसको जस्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से रीड कर लेना। चेक करें, Phosphorus is the second member of group 5A. Its names come from Greek word mean light bearing. Unlike nitrogen does not occur in free state. यानी नाइट्रोजन 22 की फॉर्म में होती है, ये प्रेजेंट नहीं होता, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और मोस्ट ऑफ द फास्फोरस इज फाउंड इन डिपॉजिट ऑफ फास्फोरस रॉक। ये इनके ओर्स हैं, इनके नेम और फार्मूलाज याद करने हैं। इसके अलावा फास्फोरस किधर है? प्लांट्स में होता है, एनिमल टिश्यूज में होता है उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए। बल्कि ये आपको याद होगा हमने फास्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स में भी ये सारा पढ़ा था, तो इसको वहाँ से रीड करना है। कैल्शियम फास्फेट की फॉर्म में होता है, ये बोन का पोर्शन होता है, और अगर हम बोन को, हड्डियों को रॉक में चेंज करते हैं तो उनमें भी 80% कैल्शियम फास्फेट होता है।
इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज का एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। बड़ी दफ़ा पेपर में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोगों ने याद रखना है। पहले नंबर पे एलोट्रॉपी किसे कहते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का सेम फिजिकल स्टेट्स में एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन है। अगली बात, एलोट्रॉपीज हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। और फास्फोरस एग्जिस्ट इन 6 डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म, लेकिन हम यहाँ 3 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वाइट फास्फोरस, नंबर 2 रेड फास्फोरस, और नंबर 3 हमारे पास आएगा ब्लैक फास्फोरस। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने चेक करनी है। सबसे पहले वाइट फास्फोरस को चेक करें। वाइट फास्फोरस कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल टेट्राहेड्रल P4 मालिक्यूल। जिस तरह डायमंड की स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर है। चेक करें, वैक्सी सॉलिड है और इस टेम्परेचर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग, ये याद रखना है। इसमें जो 3 P टू P बॉन्ड होते हैं उनमें एंगल्स आपने याद रखना है, ये नॉर्मल बॉन्ड एंगल से लेस होता है। और स्मॉलर एंगल की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है, यानी लचक होती है, जिसकी वजह से ये ब्रेकअप होके बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, रिएक्शन करता है। सॉल्युबल इन बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यहाँ से शो हो रहा है कि ये नॉन पोलर इन नेचर है। और अगर आप इसको वार्म करते हैं 700 डिग्री सेल्सियस पे तो ये P4 कन्वर्ट हो जाता है P2 मालिक्यूल में। इसके अलावा ये टॉक्सिक होता है, अगर स्किन के साथ कंटैक्ट करेगा तो बर्निंग शो करेगा, और वो बर्न भी इतनी आसानी से हील नहीं होता, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक हो गया। नंबर 2 आया रेड फास्फोरस, ये उससे लेस रिएक्टिव है, लेस पॉइजनस है वाइट फास्फोरस से। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आपने वाइट फास्फोरस लेना है, ठीक, उसमें थोड़ी बहुत आपने स्मॉल अमाउंट में आयोडीन ऐड करनी है या सल्फर ऐड करना है, और इसके क्रिस्टल्स बनाने हैं ऑलमोस्ट 250 पे इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। वैक्यूम मीन इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। तो दिस पॉइंट इज नोन एज इट्स प्रिपरेशन पॉइंट। बनेगा कैसे, P4 मालिक्यूल्स मैक जो हैं वो लॉन्ग चेन की फॉर्म में अरेंज होंगे। वहाँ इसका जस्ट ये स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर इसी तरीके के ढेर सारे मालिक्यूल आपस में ब्रिज बना के दो फास्फोरस के दरमियान, ठीक है, n नंबर ऑफ मालिक्यूल मिले तो रेड फास्फोरस बनता है। ये किधर यूज़ होता है, ये मुख्तलिफ इनकी बम्स में, फायरवर्क्स में, फ्लेयर्स में, ठीक है, ये रोशनी वगैरह पैदा करने के लिए। इसके अलावा रबिंग मैच, जो मैच बॉक्स होता है उसकी जो रबिंग सरफेस है, यानी जिससे मैच स्टिक को आप रब करके बर्न करते हैं। लास्ट रह गया ब्लैक फास्फोरस, सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है। इसमें फास्फोरस एटम की लेयर्स होती हैं और हर लेयर एटम है फास्फोरस कोवलेंट बॉन्ड में, यानी यू कैन से तीनों को आप अरेंज कर सकते हैं। अगर ये इस फॉर्म में होगा तो आपके पास वाइट फास्फोरस होगा, लीनियर अरेंज होंगे तो रेड फास्फोरस, और अगर पैरेलल लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी तो वो ब्लैक फास्फोरस होगा। इट कैन, ये सारा हो गया। इट इज़ फ्लेकी अपीयरेंस ड्यू टू लेयर्स। इसके बाद ब्लैक फास्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रेड फास्फोरस एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर रेड को आप बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे हीट अप करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा रहा आज का टॉपिक। इसके साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट और हमारा फुल सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।